FIR 7। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात 2023 की बात की जाए कि बड़ी मुश्किल से जाके इंतखाबात हुए हैं, और अगर हुए तो अगर बात कीजिए रिजल्ट्स बहुत देर से अनाउंस किए गए, और उसके बाद अगर बात की जाए अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मेयर बनने जा रहा है। और जो इंतखाबात हैं, रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी हो सारी है, और हाफिज़ साहब जिस तरह आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर रहे हैं, सईद गनी साहब भी कर रहे हैं, PTI की जानिब से भी अली जैदी साहब भी करने जा रहे हैं। अब देखना ये कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि कराची की अगर बात की जाए, कराची लवारिस हो चुका, कराची यतीम हो चुका, ये गलत ना होगा, क्योंकि माजी की अगर बात कीजिए, माजी एक ज़माने में कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से जान छुटी ऐसे लोगों से जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया था। अगर मुश्किल से कराची को सही करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टी आपस में जो इनका लड़ाई झगड़ा जो इनका हो रहा है, समझ में नहीं रहा कराची सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें कराची पर है। कराची जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है, कराची सोता है तो पूरा पाकिस्तान सोता है। ये मईशत की वो रीढ़ की हड्डी है। अगर कराची को बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा ना, तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली खुर्रम शेज़मान साहब के साथ। इनसे पूछूंगा, इनसे जानेंगे हम लोग कि ये क्या समझते हैं, क्योंकि ये भी 10 साल से अगर बात की जाए इस कुर्सी पे ये फाइज है, और अगर बात की जाए चेयरमैनशिप की, ये भी यहाँ से ये हार गए। इनके अगेंस्ट में अगर बात की जाए, नजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो जीत गए। इनसे पूछते हैं कि ये मुतमईन है, या ये भी कहते हैं कि रिकाउंटिंग का जो सिलसिला है वो बिल्कुल सही होने जा रहा है। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और यकीन माने कि इस टाइम कराची वालों की नज़रें उस शख्सियत को देख रही हैं जो कराची को सही कर सकता है। और आपके सामने कि अभी कभी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी कर रही है, कभी तीसरी पार्टी कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन मेयर कराची बनने जा रहा है, कौन कराची को ओन करता है, कौन कराची को संभालेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम झगड़े ये शायद ख़त्म नहीं होंगे, जो सिलसिला चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा देखें, जब आप किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना तो फिर यही होता है। आप ठप्पे मारें, आप रेगिंग करें, आप 2 नंबर रास्ते इलेक्शन जो है वो जीतने की कोशिश करें, तो क्या होगा। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कराची में कोई दूध की नहरें बह रही हैं? मेरा एक सवाल है। 15 साल हो गए सियासी जमात को सूबे सिंध में इक़्तिदार में, इनकी कोई 5वीं बारी है, और आज भी कराची में आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ गए, गंदगी के अंदर नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आए हैं, अब एयर पोल्यूशन के ऊपर आप नंबर 1 में वर्ल्ड में रैंकिंग के अंदर हैं, और करप्शन भी देखें तो मेरे ख्याल से एमश्योर सिंध के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे होंगे, और कराची शहर से वो ज़्यादा के होती होगी कि मेन तो आपका कैपिटल सिटी जो है वही ये शहर है। सो ना बच्चों के पास स्कूल में तालीम है, ना हॉस्पिटल्स में इलाज है। सो मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया कि कराची के पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया? ऐसा क्या हो गया? ये तो समझे क़यामत की निशानी है, या आप समझे, मैं कहूँगा कि ऐसा है कि जैसे कि तालिबान ने जो है वो न्यूयॉर्क से इलेक्शन जीत लिया, ऐसा ही है ना ये। सो जो इलेक्शन, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, मैंने आपसे कहा ना कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। आपने मेरे बारे में जिक्र किया, रात 10:30 बजे तक ये UC 11 से मैं इलेक्शन जीत रहा था, और आधे घंटे के अंदर जो 3 स्कूल्स के रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर वो साहब जो हैं वो 545 की लीड से एकदम से आगे चले गए, हालांकि 150 वोट्स की मेरी लीड थी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता हूं तो नजमी साहब जो हैं वो इस वक्त वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं, और रोज़ाना 40 से 50 टैंकर ये बांटते भी हैं उसी UC के अंदर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे वाटर बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए, और वहाँ से सारे उनके प्रिविलेजेस भी हैं। तो वो केस भी जो है इस वक्त अदालत के अंदर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अदालत जो है इसको ज़रूर जो है वो कंसिडर करेंगे, और देखते हैं। खैर अभी मामला तो आ गया है, क्योंकि अभी 45 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो कि हमारी हैं, जिसके ऊपर अभी तक बातचीत चल रही है। जैसे कि 20 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिस पर रिकाउंट की बात हो रही है, 25 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमने जो है फॉर्म 11 पे हमारे पास हमारी विक्ट्री है, और जो अनाउंस हो रिज़ल्ट कुछ और है। इसी तरह जमात इस्लामी की भी बहुत सारी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जिसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट सही अनाउंस नहीं हुआ है। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 28 घंटे तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, और 20 घंटे बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की सारी जो है विक्ट्रीज अनाउंस हो रही हैं। सो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान ने देखा कराची में किस तरह इलेक्शन हुआ है, और हम तो समझते थे कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस अपना किबला दुरुस्त कर लिया है और वो इलेक्शन करवाने जा रही है। सो पहले से ही प्री प्लान था कि इनको खुली छूट थी, इन्होंने जो करना ये करेंगे,
और वो बाकी खामोशी से तमाशा तो देखते इसका रहेंगे। मतलब खुरम भाई, इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमिश्नर जो अनवर चौहान साहब हैं उनसे आप खुश नहीं हैं? नहीं, डेफिनेटली उनके से तो पूरा पाकिस्तान खुश नहीं है। जब भी मैंने नाम सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंने तभी आपसे कहा कि वजह क्या है सवाल आपके सामने है ना, हालात देखें आपके सामने है जिस तरह इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैंने तो 7 न्यूज़ के टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने वीडियोस देखता रहा सारा दिन। आपने दूसरे दिन भी चलाई, तीसरे दिन भी चलाई कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी के लड़के जो हैं वो ठप्पे मार रहे थे, वो रिगिंग कर रहे थे, वो बैलेट बॉक्सेस के अंदर बैलेट पेपर्स की स्टफिंग कर रहे थे। हमारा एक वर्कर है अमजद आफरीदी, आज मैं सुबह से मिल कर आया हूँ, उसके 4 भाइयों को घर से उठा के इतना तशद्दुद किया है बकौल अमजद आफरीदी के एसपी फैज़ान ने। 4 भाइयों को, एक भाई की आंख ख़त्म कर दी है, ज़ाया हो गई एक आंख उसकी, और बाकी वो कह रहा है कि वो वीडियो बना रहा था और बाकी पुलिस वाले सब उसको मार रहे थे। तीनों भाइयों को उसे घर से उठा कर आके मारा है। वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे भाई को मार रहा हूँ, उसकी चीखें तुमको मैं सुना रहा हूँ, तुम बहुत पीटीआई के उछलते हो। सो ये तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और आज भी जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर हमारे वर्कर्स के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है ना ADC की अदालतों के अंदर उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं। सो मैं तो इनसे कहता हूँ कि इतना करें जितना आप फिर आगे बर्दाश्त भी कर सकें। अच्छा खुरम साहब, एक बात बताएं, जिस तरह अभी आप भी वहाँ से इलेक्ट हुए थे, आपने इलेक्शन जो है वो लड़ा, तो क्या समझते हैं आप, मुतमईन है जो आपकी वोटिंग का सिलसिला जब उस वक्त हुआ था रिकाउंटिंग, आपने तो ऐसा कुछ नहीं आवाज़ उठाई? देखिए असल में बात यह है कि अगर मैं रिकाउंटिंग की बात करता और मैं सब कहता तो बोलते कि खुरम जो है वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपने मुझे दिखाया है ना, मैं आपके टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ। तस्लीम कर ली नहीं, जाहिर है कि क्या करूँ, आप मुझे बताएं क्या ऑप्शन है, कहाँ जाके दीवार पे सर मारूँ। एक ऑप्शन मेरे पास है जिसके लिए मैंने अदालत में पहले से गया हूँ, इलेक्शन से पहले से गया हूँ, कि मेरे जो अपोनेंट हैं वो वाइस चेयरमैन है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अंदर। वो तमाम मरात ले रहे हैं, वो टैंकर्स, पानी के टैंकर्स बांट रहे हैं। इलेक्शन के दौरान वो पानी की लाइनें डलवा रहे थे, सीवेज की लाइनें डलवा रहे थे। 5 साल लोगों को कुछ भी नहीं किया। तो जब आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप समझे मेरी बात को। सो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मुझे वहाँ से इंसाफ। अच्छा, सईद गनी के जो भाई हैं फरहान गनी, वो भी तो हारे एक जगह से, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी से, तो वो तो कह रहे हैं मैंने तो इस तरह आवाज़ नहीं उठाई। अगर उन्होंने हार तस्लीम कर ली होती तो शायद वो रिकाउंट या बाकी चीज़ों पे नहीं जाते। मेरे ख्याल से वहाँ पे तो शायद कुछ इस तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन बात यह है कि कोई एक केस आप मुझे दिखा दें जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा हो कि PTI के वर्कर्स स्टैंपिंग कर रहे हो, बैलेट बॉक्सेस के अंदर स्टफिंग कर रहे हो। एक केस बता दें जमात इस्लामी का। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सारी वीडियोज़ जो हैं वो पीपल्स पार्टी की आ रही है। अमजद आफरीदी ने तो पूरी इतनी बड़ी बुक दिखाई थी कि पूरी बुक पे जो है ना वो स्टैम्प्स लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी के। अब ये मौजूदा पुरानी तो बातें ताज़े नज़र आ रहे थे कि नए, और वो लड़के अंदर जाके जमा कराने जा रहे थे। अमजद आफरीदी का कसूर इतना था कि उसने रिगिंग को रोकने की कोशिश की और RO जो उनके साथ मिला हुआ तो उसको रोकने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी पुलिस वालों ने मारा और थाने में ले जाके मारा। देखिए पुलिस के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सियासी वर्कर को एक SP जो है वो वीडियो बनाए और मारे, और उसके घर के से 3 भाइयों को लेकर आए, उनको मारे और वीडियो बना के बोले कि देखो मैं तुम्हारे भाई को मार रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है। अच्छा खुरम साहब, एक बात बताएं, ये कोई फर्स्ट टाइम तो रिगिंग का सिलसिला नहीं हुआ ना। माजी में जब से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, रिगिंग तो हर इलेक्शन में ही होती, बेशक वो जनरल इलेक्शन हो या वो बलदियाती इलेक्शन हो। तो ये मामला तो पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसका ज़ाहिर है कोई और नेक्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास है ऑप्शन बिल्कुल। क्या ऑप्शन है बताएं? देखिए ना, आप मुझे बताएं कि PDM हुकूमत में क्यों आई, ये रिजीम चेंज उन्होंने करके हासिल क्या किया? 3 चीज़ें हासिल की ना। पहला काम इन्होंने हासिल किया 1100 अरब रुपए की अपनी जो इनके केसेस थे वो नैब से उनसे उन्होंने खात्मा कराया कानून में, रूल्स में चेंजेस करके। दूसरा काम उन्होंने करा कि ओवरसीज़ की वोटिंग को उन्होंने इख्तियार ख़त्म किया, ज़ाहिर उनको पता था कि कोई इनको वोट देगा नहीं। तीसरा काम जो उन्होंने किया वो EVM का खात्मा करा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए जो है वो वोट्स ना हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज होती तो जो वोट कास्ट हो रहा होता तो उसकी गिनती वहीं की वहीं हो जाती ना। उस गिनती के लिए सब ने बैठ के झगड़े फसाद तो नहीं करने थे। देर एंड देर ओनली जो है ना आपको जो है देर एंड देर ओनली आपको वहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिल जाता। लेकिन खुरम साहब, ये पाकिस्तानी कौम है, इसमें भी जुगाड़ कोई ना कोई निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आप बात कर रहे हैं, हम लोग तो वो लोग हैं, हम तो बाहर जाके ATM मशीन निकाल लेते हैं, ये बात फैक्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी देखें ये सब कुछ हो गया, तो आप क्या जो जमात इस्लामी की बात की जाए, आप लोग मिलकर मेयर बनाने जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं किया? तो मेयर अभी हाफिज नईम को देख रहे हैं आप? देखें ये तो जाहिर है कि जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, जिनकी सीट ज़्यादा हैं, वो इस पर फाइट करेंगे। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी नहीं देखता हूँ। मैंने अभी तक आपसे कहा कि इस वक्त तक जो है जमात इस्लामी ने भी तकरीबन 20 से 25 सीट्स के ऊपर उन्होंने अपने केस जमा कराए में, अगर वो उनको मिल जाती है तो वो मेजॉरिटी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला हमारी पार्टी में हुआ नहीं है। लीडरशिप बैठेगी, लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी कि उन्होंने जो है सपोर्ट करना है, किसको करना है, नहीं करना, क्या करना है, इस बारे में अभी तक फैसला हुआ नहीं है। उसकी वजह ये कि अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी तो
महीना 1.5 महीना लग जाएगा इन्हीं चीज़ों के अंदर ही, अपील्स के अंदर और केसेस के अंदर। अच्छा खुरम साहब, जिस तरह आपने बात की स्ट्रीट क्राइम्स की आपने बात की, और नो डाउट नाज़रीन बात यह है कि एक वक्त हुआ करता जब कराची को पानी से इसकी रोड्स को जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता था, लेकिन अब ऐसा सिलसिला है कि अब खून रेजी की अगर बात की जाए, वाकई नो डाउट उरूज पर है। अब तो ऐसा लग रहा है कराची की सड़कों को खून से जो है नहलाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है सर। आप देखिए ना, क्योंकि हम लोग तो इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं लोगों के घरों में जाके कि वो बेचारे उनके जवान औलाद उनकी जो है इस दुनिया से वो रुखसत हो चुके हैं, क्योंकि एक गोली मार देते हैं मोबाइल छीनते हुए। तो कौन इसको, देखिए आप लोगों की जंग में तो आवाम पिस रही है ना, आवाम कहाँ पर जाए, आवाम का यही सवाल है। हमारी जंग का क्या सर देखिए, आपकी जंग की ये बात करूँ, आप लोगों को तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है ना, बेशक वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम पाकिस्तान। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। मैं आपके सवाल से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2022 का साल का जो खात्मा हुआ था वो एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत पे हुआ था। 2023 का साल जो हुआ वो इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की शहादत पे हुआ, और उसके 2 दिन बाद एक औरत को भी जो है वो जो है शहीद कर दिया गया था, एक पर्स छीनने के ऊपर या मोबाइल छीनने के ऊपर। लेकिन देखें, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की है। अगर जब हमारी हुकूमत थी पंजाब और केपी में, अगर उस वक्त कुछ गलत हो रहा था तो हमारी हुकूमत ज़िम्मेदार थी उसकी। इसी तरीके से मैं सूबे सिंध का नुमाइंदा हूँ, मैं सूबे सिंध की बात करूँगा, अपने शहर कराची करूँगा। तो जिस तरह कराची के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, औरतों की बालियाँ छीनी जा रही हैं, हाथों से कड़े उतारे जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, कोई 28,000 प्लस केसेस हैं मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के 2022 में। अंदाज़न कोई 48,000 प्लस केसेस हैं मोटरसाइकिल के छीनने के, चोरी होने के। अंदाज़न 1800 से 1900 गाड़ियाँ जो है वो चोरी हुई हैं, और उसके अलावा जो घर में डकैतियाँ पड़ी हैं, चोरियाँ हुई हैं, वो सारे केसेस अलग हैं। सो जब आपकी पुलिस जो है वो इसी काम के ऊपर लगी रहेगी कि उन्होंने मिनिस्टर्स को उनको किस तरह खुश रखना है, उनका किस तरह ख्याल रखना है, उनके सियासी वर्कर्स बन के काम करेंगे, तो उनकी प्रायोरिटीज़ ये थोड़ी होंगी कि शहर की जो है ना उन्होंने शहर के अमन को ठीक करना है, शहर के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। मुझे याद है मैं एडिशनल आईजी साहब के पास गया था, वो कहते हैं खाली जो 6 से 7% इंक्रीज़ आए, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा खुरम साहब, मुझे एक बात बताएं, आवाम का ये सवाल है, आवाम कहती है कि आप इतने सालों से जो है ज़ाहिर है एमपीए भी हैं और एक कुर्सी आपके पास, तो आवाम कहती है कि कोई मसला होता है तो हमें इलाके में नज़र नहीं आते, ये तो ऐसे क्या, ये इसमें सदाकत है क्या? आपको क्या लगता है कि एमपीए जो है वो सारा दिन जो वो सड़क पे चलता रहेगा? मेरे पास मेरे ख्याल से मैं जितना राब्ते के अंदर अपने हल्के में लोगों से रहा हूँ, शायद कोई रहा होगा। जिस कमरे में आप बैठे हुए, इस कमरे में इस वक्त जो है टोटल मेरी 7 यूनियन काउंसिल्स हैं। 4 यूनियन काउंसिल्स हम जीत गए हैं अब मेरे हल्के के अंदर। खारदर का इलाका हम जीते हैं, हम सदर का इलाका जीते हैं, हम सिविल लाइन जीते हैं, हम फेयर का एरिया जीते हैं। तो किसी वजह से जीते होंगे ना। और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जीते हैं। मैं अपने हल्के की बात करूँ, अगर आप पूरे NA 247 की बात करें जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब के अंडर आता है हमारा, उसमें से 13 यूनियन काउंसिल में से 10 यूनियन काउंसिल्स हम जीत गए हैं। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बात है, जाहिर है कि मुझे ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था, और टारगेट के बेसिस पे पूरी कोशिश की। मैंने आपको बताया कि रात 10:30 बजे का रिज़ल्ट चेंज हो गया था, तो उसको तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन कम से कम मैंने इनकी जो नॉमिनेशन वार्डर बोर्ड के अंदर उसको मैंने बिल्कुल चैलेंज किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें अदालतें जो है मुझे इंसाफ देंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, बिल्कुल एंडिंग चल रही है, मुझे ये बताएं कि कराची के लिए क्या सोचने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपकी हुकूमत थी आप लोगों की, कराची के लिए उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था। देखिए ये बात तो फैक्ट है, बजट भी मिला, अनाउंस भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कराची के लिए सर कुछ नज़र तो नहीं आया था सर। देखिए ये बड़ा मसला है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि क्या हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। शहर कराची के अंदर बारिश होती थी, अल्लाह की रहमत वो जहमत में तब्दील हो जाती थी। 2022 में जो बारिश हुई, शहर कराची डूबा नहीं। आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने 33 अरब रुपए दे के शहर कराची के 3 बड़े नालों की सफाई कराई, उसके एतराफ़ में सड़कें बनवाई, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी उसकी रीसेटलमेंट कराई। शहर कराची में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में आग लगती थी, वो जल कर राख हो जाती थी। 52 फायर ब्रिगेड शहर कराची को दी गई ताकि आग लग जाए तो उसको संभाला जा सके। एक स्नॉकल भी थी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं थी। PMLN के दौर का ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट था, वो अधूरा था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बसेस और IT सिस्टम लाना था, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने मना कर दिया। 2 साल से प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराया, आज ग्रीन लाइन आपकी चल रही है। K4 का प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने 8 साल डिज़ाइन पे 13 करोड़ रुपये खर्च करके बोला कि डिज़ाइन गलत बन गया और हमें इसे शुरू से बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इसको वापस शुरू किया जाए। और वफाकी हुकूमत के ज़रिए आज भी वो जो हमारा लॉन्च किया था वो चल रहा है। KCR का प्रोजेक्ट पिछले 12-15 साल से बंद पड़ा था, उसको असद उमर की मिनिस्ट्री ने शुरू कराया। नेपियर रोड, निश्ता रोड, मंगोपी रोड, ये कराची के 3 इतने बड़े रोड हैं, इनका बहुत बड़ा इशूज़ था बड़े सालों से, और यहाँ पे सफ़र नहीं किया जा सकता था।
ये तीनों रोडों की कंस्ट्रक्शन जो है इमरान खान के दौर में शुरू हुई, मुकम्मल हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दिन में 6 फ्लाईओवर्स की इनाग्रेशन हुई नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जो गवर्नर इमरान इस्माइल ने की। ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रोजेक्ट से हुआ। कराची के अंदर बहुत बड़ा इशू है ट्रैफिक का, रात भर कंटेनर्स का इशू आता है, हैवी ट्रैफिक का। फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ये भी इमरान खान ने KPT की मिनिस्ट्री के थ्रू जो है उसको बनाना शुरू किया। उसके साथ साथ शहर कराची के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए 2021 और 22 के अंदर PTI और MQM के MNAs के ज़रिए जो है इंटरनल एरियाज़ के अंदर काम किया गया। शहर कराची के अंदर जितनी भी इस एक साल के अंदर इंटरनल सड़कें बनी, पानी की लाइन, सीवेज की लाइन, स्पोर्ट्स ग्राउंड और पार्क्स, वो PTI के MNAs और MQM के MNAs ने बनाई, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ंड दिया था। ये काम हमारा नहीं था। ये तो आप शुक्र करें कि कोविड जो है वो इमरान खान के दौर में आया। अगर जरदारी के दौर में कोविड आ जाता तो यहाँ तो कुत्ता काट जाए तो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलती। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, आप समेत मुझ समेत, इमरान खान की दी हुई वैक्सीन आपके मेरे जिस्म के अंदर है, 2-2 दफ़ा लगी है। तो ये सारे काम हैं इमरान खान को, जो इमरान खान ने कराची के लिए किए। ये जनवरी का महीना, सर्दी का मौसम है, इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है आपके घर में, कराची में हो रही है लोड शेडिंग। इमरान खान ने 600 मेगावाट दिया था कराची को एडिशनल। इमरान खान के दौर में कराची में लोड शेडिंग नहीं होती थी। आज आपकी सर्दियों के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है। जब एक बात बताओ, देखिए उस टाइम भी लोड शेडिंग हो रही थी, नहीं हो रही। मैंने कहा आपकी बात कंप्लीट हुई। अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी तो आप बताने दे, आप कह रहे हैं कुछ किया नहीं इमरान खान ने, मुझे बात नहीं करने देंगे। जवाब काफी लंबा हो गया ना। ये तो लंबा काम किया इमरान खान ने, तो लंबा हिसाब तो दूंगा ना आपको। फिर मेरा सवाल भी सुनिएगा फिर आप। चलें पूछें, आप पूछ लें। आपको देखिए, आपने भी कहा कि 2022 में जो बारिशें हुई हैं, उस बारिशों में कराची डूबा नहीं। किसने आपको कहा? अगर आपको वीडियोस अगर आप जाकर देखें तो शायद या तो आप ख्वाब देख रहे होंगे, आपको शायद नजर नहीं आएगा कराची। दिखाएं सर, आपको दिखा देंगे वीडियो सर, इसको दिखाएं। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर बोल रहा था कि कितनी कराची की रोड सर भरी हुई थी सर, कोई हुआ ना, शहर नहीं डूबा। सर, अब खाली शारा फैसल को क्यों देख रहे हैं? जो कराची के जो दीगर इलाके वो भी तो कराची के अंदर ही आते हैं। अगर आप ना माने तो मैं क्या करूं? और अगर आप की इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं सर, वो तो आप लोग की अपनी है सर, वो तो आप लोग खुद बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। कराची में जो आपकी हुकूमत थी सर, आपको पता है सब कुछ क्या हो रहा था बीच में एक जमाने में? क्या हो रहा था बताएं? आपके सामने ही सर, बताएं ना क्या। वो तो इमरान खान साहब के बंदे थे ना, वो बात लंबी हो जाएगी सर। ये क्या बात हुई? खान साहब के बंदे कितनी बिजली का आपके सामने कितना? मेरे भाई 600 मेगावाट कराची को एडिशनल बिजली इमरान खान ने दिलाई थी। खान साहब के बंदे कैसे हो गए? वो कारोबारी शख्सियत है, खान साहब का बंदा कैसे हो गया? सर, आप लोग चाहते तो उस टाइम चेंज कर सकते थे ना कराची का हिसाब। आपको देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2000 सुने, आपको देखिए आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप भी जर्नलिस्ट हैं, काम आती चीज़ें। 2025 तक के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 2025 के बाद करेंगे, अब जो कुछ होगा उससे पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन सर देखें, उन्होंने भी तो ट्रक पे खड़े होकर बोला था कि बिल ज्यादा है, जला दो। आपकी हुकूमत में तो हमें पे करने पड़े। नहीं दिए ना सर, किसने नहीं दिए बिल? सर, हम लोगों ने दिए सर। आ रहा हूँ ना, सुने तो सही। कोविड के दौरान आपको पता है कि लोगों के घरों में बिजली आया था कि 0 बिल, आपको याद है? सब्सिडी दी थी बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में। सो देखिए, इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। वो वाहिद शख्स है जिसको अपनी ज़ात से कोई गर्ज नहीं है, वो मुल्क के लिए काम कर रहा है। यहाँ तो आपके बाकी लीडर्स हैं, अमेरिका में, दुबई में, लंदन में, सऊदी में प्रॉपर्टीज़ हैं, बच्चों के बाहर कारोबार हैं। इमरान खान तो यहीं पे इधर ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। सो अच्छा, चले मुझे एक बात सुने, अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम सर अच्छे काम होंगे तो हम हर पार्टी का अप्रिशिएट करेंगे। ये तो अवामी सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, आने वाले वक्तों में देखिए कराची, लोग चाह रहे हैं कि कराची को बेहतर हो, कराची एक अच्छा शहर बन के उभरे, लेकिन लोग शायद ख्वाब ही रह जाएगा हमारा, शायद हम भी ना देख पाएंगे। नहीं, जब तक पीपल्स पार्टी सिंध में रहेगी आपका ख्वाब ही रहेगा। पीपल्स पार्टी का खात्मा जैसे कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP से, पंजाब से हुआ, इसी तरह इंशाल्लाह 2023 में पीपल्स पार्टी का खात्मा सूबे सिंध से भी होगा। और उसके बाद ही शहर कराची और लाड़काना, जहाँ से बिलावल जीत कर आए, जहाँ से नवाबशाह से जरदारी जीत कर आए, या जहाँ से सेवन से मुराद अली शाह जीत कर आए, जब भी हालात बेहतर होंगे। जब तक हैं, जब तक नहीं होंगे। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या कह रहे हैं कराची की आवाम को? देखें, कराची की आवाम इस टाइम आप लोगों को देख रही है कि शायद कोई आए अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता जो आगे कराची का नक्शा बदल दे, क्योंकि कराची के इस टाइम हालात सर बहुत बुरे हैं। बड़ा सीधी सी बात है, आपके सामने है। कुछ महीनों पहले जो हैं 12 नेशनल असम्बली के इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, और उसमें इमरान खान साहब ने पंजाब के लोगों को ये कहा था कि अगर इनकी धांधली को रोकना है तो आपने बड़ी तादाद में बाहर निकलना है। आपके जो अभी बल्दियाती इलेक्शंस हुए, बड़ी तादाद में कराची वाले नहीं निकले। सो अगर निकल जाते तो इनकी धांधली भी काम नहीं आती। देखिए, आवाम को निकलना पड़ेगा, आवाम को स्टैंड करना पड़ेगा। अगर आवाम को चोर चके ही चाहिए तो फिर हम क्या करें? हम भी एक लिमिट तक काम करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान की उम्र भी आपके सामने है और मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में 3 पैर में गोलियां लगी हुई, वो भी आपके सामने है। अपनी जद्दोजहद उनकी जारी है। 24 साल से वो एक शख्स लगा हुआ है, कितना करेगा एक शख्स वो?
सो इस वक्त अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शंस आएंगे, आप देखेंगे कौम पूरी इमरान खान के साथ खड़ी होगी, अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी लेकर खुर्रम साहब, आएंगे। मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि मेयर कराची अगर हाफिज़ नईम साहब बन जाते हैं, आप अगर उनके साथ मिल जाते हैं, और जिस तरह वसीम अख्तर को फ़ंड्स की बहुत प्रॉब्लम्स थी, जब भी उनसे सवाल किया जाता था सहाफ़ियों का, तो वही कहते थे फ़ंड्स की कमी है, कुछ नहीं किया उन्होंने 4 साल। तो क्या समझते कि हाफिज़ साहब को अगर ये आ जाते हैं तो आप समझते कि पीपल्स पार्टी इनको फंड्स रिलीज़ कर देगी, या इधर भी वही मामला होगा जो वसीम अख्तर के साथ हुआ तो था? नहीं, पीपल्स पार्टी को छोड़े ना, इनको दफा करें। तो फंड्स तो वही देंगे ना चीफ आपको। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं कि आर्टिकल 140A के तहत जो है बल्दियाती कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की जाएं, वो अमेंडमेंट्स कर ली जाएं। हमने क्या करना है पीपल्स पार्टी को या किसी और को? जब अमेंडमेंट्स हो जाएंगी तो आपका जो मेयर होगा वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी? कमेटी बनाई हुई स्पीकर ने असेंबली के अंदर, वो करती नहीं। वो लेकिन इसमें अमल नहीं होता ना, अमल कहाँ होता है सर? अमेंडमेंट्स तो बनते रहते हैं। नहीं, चीफ जस्टिस साहब के अहकाम हैं, वो मेरे ख्याल से लाजिम होगा, 2 महीना 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो लाजिम होगा, और आपका ऑटोमेटिकली मेयर जो होगा और नाजिम जितने होंगे, काउंसिल्स होंगे, एम्पावर्ड होंगे वो। चले सर, उम्मीद ही करते हैं कि इंशाल्लाह कराची जो है तब्दील हो जाएगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची के अवाम को? कराची के अवाम के लिए बस ये यही मैसेज है कि अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखें, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी ज़रूर आएगी। कराची को अगर तब्दील करना है तो सिंध में जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेकर आनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, इमरान खान का चीफ मिनिस्टर होगा, जब भी सिंध के अंदर बेहतरी आ सकती है। सिर्फ कराची की बात नहीं, कराची तो सूबे सिंध का दिल है, तमाम शहरों की बात कर रहा हूँ। चले खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये थे मिर्ज़ा खुर्रम शेर ज़मान साहब, और इनका ताल्लुक PTI से, और MP हैं ये। बात सिर्फ इतनी सी, कराची का कोई नहीं सोच रहा। बात यह है कि देखिए जितनी माजी में हुकूमतें गुजरी हैं, कराची की बात की जाए तो कराची ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये पाकिस्तान से अलग है। क्योंकि जब भी कोई हुकूमत आती है तो कराची पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। कराची के स्ट्रीट क्राइम्स देख लें, आप लोग उरूज पर हैं, बाकी निज़ाम देख लें, रोड्स का निज़ाम देख लें। अभी इस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए, अब देखते हैं जो आया, जो बड़े बड़े दावे जो लोगों के हैं वो उस पर पूरे उतरते हैं नहीं उतरते, क्योंकि कराची के अवाम बिल्कुल जो है ना, अब उनकी उम्मीद की जो किरण है वो ख़त्म हो चुकी है। बस मैं यही कहूँगा कराची के अवाम को कि होप जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखें, शायद हम अपनी ज़िंदगी में कराची को दोबारा से वो शहर देख सकें जब बाहर से लोग सिर्फ यहाँ पर रोशनियाँ देखने आते थे। नाज़रीन, अभी एक वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ एक नए मेहमान के साथ। आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7